नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इन दिनों गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का प्रचार चरम पर है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्रियों की फौज के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कड़ी टक्कर देने के मूड में है और उन्होंने यह इरादा अशोक गहलोत जैसे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी को गुजरात का प्रभार देकर पहले ही जता दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत गुजरात में अपने काम को इसी बीच एक छोटा सा तबका गुजरात चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन का कयास भी लगा रहा है। तो इस सुगबुगाहट का असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है। अंदर खाने में कांग्रेस का एक गुट गहलोत की संभावित सफलता से चिंतित दिखाई दे रहा है। तो आज करेंगे इसी मुद्दे पर बहस कि क्या गुजरात की संभावित सफलता राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों पर कोई व्यापक असर डालेगी। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। क्या गुजरात के चुनाव नतीजों का प्रदेश की राजनीति पर होगा व्यापक असर? क्या अशोक गहलोत करेंगे प्रदेश की सक्रिय चुनावी राजनीति में धमाकेदार वापसी? क्या अब भी गहलोत का नेतृत्व ही है सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेतृत्व? क्या युवा नेतृत्व की अवधारणा को करना होगा सच का सामना? क्या राज्य के जातिगत समीकरण हैं गहलोत के पक्ष में? नेतृत्व परिवर्तन न होने की सूरत में भी टिकट वितरण में गहलोत निभाएंगे निर्णायक भूमिका। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस जाट, गुर्जर और मीणा का समीकरण ठीक रख पाएगी? क्या रहेगी प्रभावशाली सवर्ण कांग्रेसी नेताओं की भूमिका? राहुल के अध्यक्ष बनते ही गहलोत को दी जा सकती है संगठन में बड़ी भूमिका। तमाम आगामी चुनाव वाले राज्यों में प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के हैं सबसे अच्छे अवसर। राजस्थान में किस पर दांव लगाएंगे राहुल गांधी? गहलोत अब तक के सबसे बड़े कॉम्प्रोमाइज सीएम कैंडिडेट हुए हैं साबित। और आज के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है उससे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पारीख और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा। आप तीनों का स्वागत है प्राइम डिबेट में। महेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बेसिक नेचर है, सरल और सहज स्वभाव वाला, वो गुजरात की जनता के बेसिक नेचर से काफी हद तक मैच करता है एवरेज के बेसिस पर, और उन्होंने उनके बीच में जगह भी बनाई। लेकिन इसके बावजूद गुजरात विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस गांधी ज्यादा नजर आती है। आपका ओपनिंग कमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात के चुनाव में अशोक गहलोत की जो भूमिका है, एक तो रणनीति तैयार करने में जो उन्होंने प्रभावशाली भूमिका निभाई है, तो निश्चित रूप ये है कि भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है उसे अपने डिफेंस मोड में आना पड़ा है। आप ये हार्दिक पटेल का मामला हो, चाहे ठाकुर का मामला हो, चाहे जिग्नेश का मामला हो, सबको उन्होंने एक मंच पर ला करके भाजपा के सामने एक व्यूह रचना की है। तो निश्चित रूप से एंटी कंबेंसेंसी फैक्टर और प्लस ये तीनों जो त्रिमूर्ति को एक साथ लेके आए हैं, और साथ साथ ही जितने पूरे इश्यूज जो हैं जो नेगेटिव बीजेपी के रहे हैं अभी तक, चाहे वो जीएसटी को लेकर के एनोमलीज जो रही हों, चाहे आपके ये जो जिस तरह के जो रहे हैं, सारे मुद्दों को उन्होंने इकट्ठे करके और जिस तरह से एक रणनीति बनाई है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो एक निराशा के आप कह रहे हैं कि सारे मुद्दे लाकर एक रणनीति बनाई है। मैं कह रहा हूं कि मेजर तौर पर गुजरात चुनावों में जो पूरा प्रचार अभियान रहा है, अगर उसको देखें तो मुद्दे कहीं पीछे गौण हो गए। ऐसा नहीं लगता कि वहां का कोई मुद्दा राजस्थान विधानसभा चुनावों में कैरी फॉरवर्ड होगा। ये मेरा अपना विचार है। देखिए, जैसा भी है, राजस्थान के जो मुद्दे हैं, ये मान के चलिए कि जो भी आजकल जो चुनावों की रणनीति तय होती है वो मूल रूप से जातीय समीकरणों पर आधारित ज़्यादा होती है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन अब राजस्थान का भी अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट जो पड़ेगा, अगर गहलोत की रणनीति कामयाब रही, जिसका नेतृत्व वहाँ राहुल गांधी किए हुए हैं, और रणनीति की बेस में जो इसके जो पृष्ठभूमि में है, मुख्य रूप से गहलोत साहब की भूमिका है। अगर ये सफल हुई है तो निश्चित रूप से गहलोत का जो कद है वो केंद्र में संगठन के क्षेत्र में भी ले लें, या संभावित जो है राजस्थान में जो भी परिवर्तन होता है, मान लीजिए चुनाव में अगर सरकार बदलती है, हाँ। या जनमत जनादेश जो आता है नया परिवर्तित है, तो इसका निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा।
क्योंकि एक लंबे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और ये राजस्थान का एक ट्रेंड भी रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के अंदर की स्थिति को पिछले ट्रेंड का ये स्थिति सुलझा भी सकती है और उलझा भी सकती है। अर्चना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अर्चना जी, देखिए, आप कहेंगी सामूहिक नेतृत्व, विधायक दल सीएम पर फैसला लेगा, कार्यकर्ता एकजुट हैं, किसी की निजी राय है, और आप जो बात नहीं मानेंगी वो ये है कि कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड हैं और लोग भी चाहते हैं कि पार्टी एक चेहरा दे। स्वप्निल जी, आपने तो जो मुझे कहना है उसको पहले अज्यूम कर लिया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं है आपके इसमें जो आप दिखा रहे हैं कि अशोक गहलोत एक कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम हैं, तो कॉम्प्रोमाइज्ड का तो मुझे अर्थ याद जो आता है उससे इतर ही कुछ समझ में आ रहा है, तो पहले तो मुझे वो एक्सप्लेन कर दीजिए। और रही बात ये कि जो आपका मुद्दा है जिसको कि मैं समझ पा रही हूँ, गुजरात इलेक्शन का इम्पैक्ट राजस्थान पर, तो देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर ये फेडरल स्ट्रक्चर है। हाँ। और फेडरल स्ट्रक्चर में हर स्टेट के अपने इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, मुख्यतः उन्हीं इश्यूज पे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि सेंट्रल इश्यूज को लेकर के कुछ इम्पैक्ट जो स्टेट्स पर आते हैं वो भी मुद्दे बनते हैं यदि कोई ऐसी नीति जिसने पूरे देश को प्रभावित किया। हाँ। अब कार्पेट बॉम्बिंग तो हुई थी डिमोनेटाइजेशन के कारण, उससे गुजरात के लोग भी प्रभावित हुए, राजस्थान के लोग भी प्रभावित हुए, पूरे देश के लोग प्रभावित हुए। जीएसटी का जो हरिड इम्प्लीमेंटेशन था जिसके कारण कि बहुत सारे स्नैग और ग्लिचेस हुए, उसका भी इम्पैक्ट पूरे देश में। और गुजरात में तो जहाँ कपड़ा इंडस्ट्री है वहाँ तो बहुत ज्यादा इसका विरोध भी था। कल ही देखी ना वित्त मंत्री ने बुला करके और सारी बातों को करके बैकफुट पे भी आया। मोटे तौर पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि दरअसल हमारे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर अशोक गहलोत का परफॉर्मेंस वहां पर बेहतर होता है तो कांग्रेस के पीछे की रणनीति चाहे जो भी हो, आपको आगे फिर अशोक गहलोत को ही बढ़ाना होगा, ये उसके मायने हैं। लेकिन अब मैं आता हूं आपकी बात पर। अशोक गहलोत जी बिल्कुल, लेकिन अब मैं आपकी बात पर आता हूं। देखिए अर्चना जी, कार्यकर्ता कंफ्यूज है, ये मानेंगी आप? देखिए बिल्कुल नहीं है कार्यकर्ता कंफ्यूज। मैं भी आपकी परंपरा दरअसल लचर हो चली है अर्चना जी, कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है वो दरअसल लचर हो चली है। जी ऐसा नहीं है, आप किसी के चेहरे पर चुनाव में नहीं जाते, आप किसी के चेहरे पर चुनाव में नहीं जाते जी, आप किसी के चेहरे पर तो चुनाव में नहीं जाते। बिल्कुल, हम कलेक्टिव लीडरशिप में जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए यूपी में आपने कहा कि शीला दीक्षित हमारी सीएम कैंडिडेट हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चेहरे पर जाएंगे, आपने कहा ना। तो परंपरा थोड़ी सी लचर है। स्वप्निल जी, जैसे आपने अज्यूम किया ना मुझे लेकर के कुछ प्रश्नों को, वैसे मेरा भी कुछ अजम्पशन है आपके प्रश्न जो मेरे लिए आने वाले उनको लेकर के, तो मुझे सुनने का प्रयास कीजिए जी कि हम लोग राजस्थान के परिदृश्य में बात करें। हाँ? तो हम स्वतंत्रता के बाद से कलेक्टिव लीडरशिप में गए। अब मैं नेताओं के नाम गिनाने की जगह इसको जल्दी बताती हूँ कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में इसलिए जाते रहे क्योंकि राजस्थान की जो कांग्रेस है उसका ये मानना है कि हमारे लिए चुनाव जीतना, जनता की सेवा करना सर्वोपरि है। यदि आप जयनारायण व्यास जी के समय की बात करें तो मथुरा दास माथुर रहे, और उसके बाद अगर आगे आए तो उस समय बहुत सारे लीडर्स थे जो कलेक्टिव लीडरशिप, पोटेंशियल लीडरशिप की श्रेणी में आते थे। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएंगे तो और ऐसे नेता जैसे हरिदेव जोशी जी थे, नवल किशोर शर्मा उनके साथ रहे, और उस समय जब सुखाड़िया जी भी थे तब भी बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल लीडरशिप थी और कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। और आज ही परिस्थितियां कमोबेश ऐसी हैं। आपने कहा कि अशोक गहलोत जी की वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो वो संगठन की उस जिम्मेदारी को निभा रहे जो एक महासचिव के रूप में धुरी का काम करती है, वो रणनीति का निर्माण का काम करती है और नेतृत्व के साथ समन्वय बैठा करके पूरे संगठन को साथ लेके चुनावी की जो रणभेरी है उसको ले जाने के साथ साथ उन्होंने परफॉर्मेंस तो पंजाब में भी दिखाया था अर्चना जी। ठीक है, मेरा अब मैं इस डिबेट में लक्ष्मीकांत पारीक जी को भी शामिल कर लेता हूँ। काफी वक्त हो गया है, लक्ष्मीकांत पारीक जी को भी अब डिबेट में शामिल कर लेना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हो जाएगी ये, क्योंकि हमारे संगठन का मुद्दा है ये। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये उनसे जरूर जानना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का विषय है। अच्छा जी, अच्छा लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या आप बेचैन है, क्या पार्टी बेचैन है? तो हमारी पार्टी बेचैन है और तो चिंतित है। गुजरात में तो इतना जबरदस्त आपने जोर लगाया हुआ है कि उस बारे में तो कुछ भी कहना मुहाल है।
डिफेंस मिनिस्टर पैम्पलेट लगता है अर्चना जी बहुत सीनियर लीडर है, मैं नहीं चाहता कि बीच में बोल के मैं उनको डिस्टर्ब करूं, मुझे वो डिस्टर्ब करें। मुझे लगता है अर्चना जी ये सीनियर लीडर्स को शोभा देता है, और ये लगता है तो अर्चना जी पहले बोल ले। चलिए निजी आक्षेप ना करें, सवाल मेरा बेहद स्पष्ट है कि जितना जोर आपने लगाया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी बेचैनी को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना लक्ष्मीकांत जी। कहीं बेचैनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता को वहां जाकर चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। जो कार्यकर्ता जिनकी आवश्यकता थी वे कार्यकर्ता वहां पर हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या अन्य मंत्री हो या अन्य संगठन कोई कार्यकर्ता बंधु हो, ये सभी लोग इसलिए गुजरात गए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो स्वाभाविक है ना कि 20-22 सालों में एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी हो, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहे हैं। वो खुद तो बहुत बार उतरे हैं ना चुनावी मैदान में। ऐसा नहीं है, आप मोदी जी ने प्रचार के लिए नहीं, अरे आपने जब यूपी के चुनाव हो रहे थे ना, अरे यूपी जब चुनाव चल रहे थे तब भी आप सब लोग यही प्रश्न हमसे पूछा था बार बार कि वहाँ क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री, ये चिंतित क्यों है कांग्रेस के लोग पीएम के वहाँ जाने से। नहीं, लेकिन फिलहाल तो वो वाराणसी से सांसद है ना लक्ष्मीकांत जी। अरे पीएम जहाँ जाते हैं वहाँ इनकी बेचैनी बढ़ जाती है। फिलहाल तो वो इनकी बेचैनी, हमारी बेचैनी पीएम की फोटो मात्र से बढ़ जाती है। अच्छा, कई कांग्रेस का डर पीएम की फोटो को देखकर लगने लग जाता है कांग्रेस को, तो स्थिति बड़ी गंभीर है कांग्रेस की। अच्छा ठीक है, अब आपने आज का जो विषय रखा है कांग्रेस की राजस्थान की राजनीति वाला विषय, चर्चा करने ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ नहीं, उसी पर चर्चा हो रही है, सारी बातें घूम फिर कर तो लक्ष्मीकांत जी वहीं पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने शुरुआत में कहा कि अशोक गहलोत ने जो वहां पर व्यूह रचना की और जिस तरह से इश्यूज को असेंबल किया, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस अपने आप को वहां पर विकल्प दे पाई? जैसे हार्दिक पटेल को अट्रैक्ट किया, नो डाउट उसके पीछे शायद अशोक गहलोत की ही रणनीति रही होगी, लेकिन जब हार्दिक पटेल ने यह कहा कि भाई एक आपके पास आरक्षण को लेकर क्या फॉर्मूला है वो दो, तो वहां पर जाकर निरुत्तर हो गए। देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, जैसे उन्होंने वहां इस बात को लेकर के उन्होंने पहल की है, तो इसमें कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में अशोक गहलोत का भी हाथ है, क्योंकि जैसे यहाँ गुजरा आंदोलन के 5 साल का कांग्रेस का शासन रहा, गहलोत साहब का नेतृत्व रहा, उस दौरान जब ये गुजर आरक्षण का आंदोलन चला था तो उस समय कहीं हिंसा की बात नहीं हुई है। एक तो सबसे बड़ी कामयाबी रही है ये। तो जिस तरह से उन्होंने जिस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, उसी तरह से इन्होंने उस तरह का वहाँ गुजरात में भी ऐसा माहौल बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक सवाल है कि 2 चीज़ें हैं कि इस चुनाव के रिजल्ट तय करेंगे गुजरात के कि आगे देश की राजनीति क्या होगी और राजस्थान की स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से मान के चलिए कि गुजरात और राजस्थान का जनमानस और उसके जो लगभग एक जैसा ही है, मुद्दे भले ही अलग अलग इशू के रूप में आते हों, लेकिन जातीय समीकरण और जिस तरह का जो बैलेंस और जो जिस तरह का जो व्यू रचना वगैरह जो होती है, कमोबेश मतलब काफी मिलती जुलती है। अब आप ये जैसे जातीय समीकरण है, जाट है, मीणा है, राजपूत है और ये वगैरह जितने भी एक अलग अलग कम्युनिटी के सवर्ण के हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के, ये सारे मुद्दे राजस्थान में भी बनेंगे। और साथ साथ ही देश के जो जितने भी मुद्दे हैं आपके, जो चाहे वो नोटबंदी को लेकर या जीएसटी को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब सवाल यह था कि अगर वहाँ कामयाबी मिलती है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गहलोत साहब की मतलब एक वर्चस्व उसमें स्थापित होगा। और इसी तरह से वो राजस्थान की राजनीति में भी उनका प्रभावशाली एक हस्तक्षेप होगा, बल्कि यह योगदान भी होगा और वो नेतृत्व की ओर इशारा भी करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति तो पार्टी के अंदर भी अर्चना जी सोची तो गई होगी ना? देखिए स्वप्निल जी, जो मूल प्रश्न है कि गुजरात के इलेक्शंस का इम्पैक्ट या रिफ्लेक्शन क्या होगा राजस्थान के परिदृश्य में, मैं समझती हूँ कि वहाँ की सक्सेस से सिर्फ हमारे नेता ही एलिवेट नहीं होंगे स्टेटस में, पार्टी का भी एलिवेशन होता है, कहीं भी आपको सफलता मिलती है। और स्पेशली जब हमारा डिबैकल हुआ इतना बड़ा लोकसभा इलेक्शंस में और उसके बाद जो स्टेट इलेक्शंस हुए, लेकिन देखिए सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है। लोग सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गुजरात में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, वहाँ ये भी मुद्दा है कि उन लोगों ने अपने प्रदेश से एक प्रधानमंत्री भी दिया, लेकिन वो कितने कसौटी पे खड़े उतरे उस चीज को भी जनता देख रही है। और इसमें निश्चित मान के चलिए कि जब कांग्रेस के नेता वहां पर अगर वहां पर रिजल्ट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं अर्चना जी, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि उन पर कॉन्फिडेंस तो लीडरशिप का बढ़ेगा। अब अभी की स्थिति यह है कि कुछ कार्यकर्ता, आप देखिए कई जगहों पर हाथ उठवा लिए गए, आपको कौन चाहिए। फिर विश्वेंद्र सिंह का भी एक बयान आया।
हाँ ठीक है, उनकी निजी राय रही होगी, लेकिन फिर भी ये हो तो रहा है ना। स्वप्निल जी एक महत्वपूर्ण, देखिए स्वप्निल जी एक महत्वपूर्ण बात है, एक लोकतांत्रिक देश में लीडरशिप को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ? लेकिन हमारा ये मानना है कांग्रेस पार्टी का, अगर राहुल गांधी जी को ही आप देख लें, राहुल गांधी जी चाहते तो यूपीए 2 में प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन उनका एक ही विजन था कि हम बाय डिफॉल्ट लीडरशिप नहीं, बाय डिजाइन हम चाहते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर। और इसके अलावा आप सोचिए कि जब अशोक गहलोत जी गुजरात में काम कर रहे हैं, वहां में सक्सेस मिलती है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, चूंकि वो राजस्थान के, तो राजस्थान में भी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर। उनका सबसे बड़ा काम क्या होगा, जैसे गुजरात के इलेक्शन की सक्सेस होगी, राजस्थान में कांग्रेस कैसे आए, वो पूरे संगठन के साथ मिलकर के काम करें। और आपने देखा कि ठीक है, आप कलेक्टिव लीडरशिप में जाएंगी, ठीक है, मतलब कांग्रेस तो कलेक्टिव लीडरशिप में ही जाएगी, वो तो शुरुआत से बिल्कुल साफ है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, सीपी जोशी जी को कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप में ही जाना चाहती है, अब क्या होगा, आप कैसे जाएंगे? सचिन जी प्रदेश अध्यक्ष है, अशोक गहलोत जी बहुत ज्यादा काम कर चुके सब जगह, उनका बड़ा अनुभव है, सीपी जोशी जी हैं, ठीक है अर्चना जी 2 मिनट, अर्चना जी 2 मिनट। देखिए कांग्रेस का तो साफ है कि वो कलेक्टिव लीडरशिप में जाएगी, उसके बाद चाहे जो स्थितियां बने उसके हिसाब से निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सामने सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, आपके लिए कौन मुफीद है और आप किसके चेहरे पे जाएंगे? नहीं, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री रूप में वसुंधरा जी हैं, और वसुंधरा जी के चेहरे पर ही इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें अतिशोक्ति नहीं है। कांग्रेस को तय करना है कि उनका वर्तमान में नंबर 1 कौन हो, ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। ठीक है, कांग्रेस के लोग अब ये तय करने के लिए, अर्चना की स्थिति बड़ी गंभीर आज, न उसे खाए बनना न उगले बन रहा है, वे नहीं देख पा रही है। सचिन जी के बारे में बोलिए, गहलोत जी के साथ कहाँ खड़ी हो, इस दुविधा के दौरान पर आप खड़ा कर दिया अर्चना जी को, कहाँ खड़ा कर दिया अर्चना जी, कैसे बोले अशोक गहलोत नंबर 1 आ जाएंगे? एक बार भी ये कहकर कि यहाँ शासन अच्छा चल रहा है, या फिर थपथपा के गए। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, कैंडिडेट नहीं, मैं बौखला नहीं रही हूँ, मैं जितनी रिलैक्स हूं ना उतने आप नहीं हो। भाई जान क्या लो, आप दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करोगे, तो सुनने का प्रयास भी करो। सुन तो ले, नहीं आपके कहने से थोड़ी निर्णय होंगे। देखिए लक्ष्मीकांत जी, आप मुझे बता दो, प्रधानमंत्री ने अमित शाह ने कहा क्या कि मुख्यमंत्री राज्य के नेतृत्व में चुनाव होगा? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये अशोक गहलोत का प्रभाव गुजरात में बढ़ जाता है तो लीडरशिप है, वो दिखता है, लीडरशिप है राजस्थान में, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, इसलिए आप लोग चिंतित हो। अर्चना जी सुन ले प्लीज। हाँ लक्ष्मीकांत जी बोलो बोलो। अरे अर्चना जी सुन तो ले, अर्चना सुन तो ले प्लीज। पार्टी के नेतृत्व से उनको स्वीकृति है क्या? अर्चना जी कांग्रेस जा रही है, आपकी घबरा रही है, कभी मैं बौखलाती नहीं हूं, मैं वास्तविकता से आपकी घबराहट दिख रही है अर्चना जी, प्लीज सुन ले। नहीं अब ठीक है, सब सवालों पे लौटते हैं ना लक्ष्मीकांत जी। इसका नेतृत्व तय करना चाहता है कि नंबर 1 कांग्रेस में नंबर 1 कौन बने, इस बात की लड़ाई चल रही है वहां पर। गहलोत नंबर 1 बने, सचिन पायलट नंबर 1 बने, हमारे तो नंबर 1 है, यात्रा निकालने से मना कर दे, अशोक परनामी, इनके नेतृत्व वाले चिंता नहीं करें, हमारे कुछ नहीं होने वाला, आज भी है। यही बताता है कि अलोकतांत्रिक पार्टी है आपकी। आप मुझे बता दीजिए कब प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान की तरह यहाँ आकर के कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा? नहीं पर ये विषय नहीं है ना, नहीं ये विषय नहीं है ना। देखिए लक्ष्मीकांत जी, एक देखिए हालिया एक घटनाक्रम में यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। अर्चना जी 2 मिनट, लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट, महेश शर्मा जी आप आइए बीच में। महेश शर्मा जी, मैं एक हालिया घटनाक्रम बताना चाहता हूँ। जयपुर नगर निगम का वार्ड 76 जहां पर उपचुनाव हुए, वो सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की ही रही है, लेकिन ज्यादा अंतर से जीती। अब जब ये बीजेपी कहती है कड़ी से कड़ी जोड़ना, तो कड़ियां तो काफी सारी जुड़ी थीं, इसके बावजूद भी शहरी क्षेत्र में वोटों में कम हुए। महेश शर्मा जी, ये जो भी डिफरेंस रहा या हार जीत का जो भी फैसला रहा, एक रिफ्लेक्शन होता है और समय के हिसाब से होता है कि जिस तरह से क्या होता है, मुद्दे कैसे बनते हैं, क्या स्थितियां बनती है। अब ये जो जहाँ तक सवाल है कि जब दल जो हवा चुनाव का जो भी मत जनादेश तय करता है कि किस पार्टी को मतलब सत्ता में लाया जाए, और सत्ता में लाने के बाद में फिर ये जो जितनी गुटबाजियाँ होती है वो बिल्कुल शमित हो जाती है, और साथ साथ फिर एक लीडरशिप के रूप में दूसरा उभरता है या किसी को उभारा जाता है। तो ये पार्टी तय करती है कि किसको बनाया जाए लीडरशिप का। रहा सवाल है कि जो जिस तरह की जो है उपचुनावों के अंदर जो स्थितियाँ होती हैं, उस समय की अलग अलग
स्थितियां और माहौल और वहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हुई ठीक कि जिस तरह से जहाँ का अगर नगर निगम के चुनाव को भी अगर जैसे आधार बनाया गया है, तो उस नगर निगम के अधिकार में उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था, उस समय की स्थितियां क्या थी और वो किस रूप में हुई और किस परिणित कार्यकर्ताओं ने उनमें तालमेल बैठी या नहीं बैठी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट को लेकर के वो तो लक्ष्मीकांत जी, आपकी जो पार्टी है उसमें स्थिति तो ओवरऑल यही है ना कि जो नरेंद्र मोदी बोलेंगे वही फाइनल है, तो अभी वहां से तो किसी तरह का हिंट मिला नहीं है आपकी लीडरशिप को लेकर। पार्टी के आप भी तो कयास लगाएंगे कि हम किसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। सरकार के मुखिया के माननीय प्रधान, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सबके लीडर हैं और अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दोनों की बात भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब मुझे ये तय नहीं करना कि सोनिया जी को अध्यक्ष बनना है, राहुल जी को अध्यक्ष बनना है और कब होना होगा, शादी होगी, अर्चना जी सालों पहले उपाध्यक्ष बन जाते हैं, कभी शादी होगी। चलिए अर्चना जी, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड बचे, मुझे बस अंतिम सवाल का जवाब चाहिए। आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, होगा, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आपके कार्यकर्ता आप ये मानती हैं कि या तो सचिन पायलट के पीछे जुटे हुए या फिर अशोक गहलोत के और अध्यक्ष बन जाओ, ये स्थिति है। अर्चना जवाब दे दे कि कांग्रेस चुनाव हार रही गुजरात में, इसलिए पहले राष्ट्रपति बनना चाहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी के पास ठीक है, कई सारे विकल्प कांग्रेस। मुझे मेरे पास अंतिम सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन इतना तो साफ है कि कद बढ़ेगा। गुजरात विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो अपने अंदर बहुत सी चीजें ऐसी छुपा के लाएंगे जिसका रिफ्लेक्शन राजस्थान में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप तीनों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट।